स्वागत है बच्चों आप सबका क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए सीरीज में फिजिक्स हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों। आपके बोर्ड एग्जाम से रिगार्डिंग जितने भी फिजिक्स के बेहतरीन और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं एज वेल एज न्यूमेरिकल होते हैं उसके डिस्कशन कर रहे हैं। फिलहाल डेरिवेशन देन आफ्टर न्यूमेरिकल ऑफ द सेलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं। और उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब ने जितने भी प्रीवियस हमने चैप्टर कवर कर लिए हैं उनके डेरिवेशन को बहुत शिद्दत के साथ बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस किया होगा, उनके नोट्स बनाए होंगे फॉर द लास्ट मोमेंट जब आप रिवाइज करके जाएंगे, राइट। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया कि इस बार क्लास 12 में किसी टाइप का भी पेपर आएगा ना फिजिक्स का भाई, उसमें डेरिवेशन न्यूमेरिकल जितना जो डिफिकल्ट जोन होता है बच्चों के लिए वो हम इजी बनाएंगे आपके लिए। आप इस सीरीज के थ्रू अगर अपनी प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो 100% आप कॉन्फिडेंट होंगे अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आज बात करने वाले बच्चों हम एटम से रिलेटेड, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स हम पढ़ रहे थे और उसका फर्स्ट पार्ट हमने ड्वेल नेचर रेडिएशन और मैटर का हमने वो कंप्लीट कर रखा है ऑब्वियसली। और अब हम बात करेंगे एटम से रिलेटेड वो बेहतरीन से डेरिवेशंस, वो बेहतरीन से कॉन्सेप्चुअल जितने भी वो क्वेश्चंस पूछते हैं वो किस किस टाइप से आ सकते हैं, किस किस टाइप से पूछ सकते हैं और कैसे आप इजीली सॉल्व करके आ सकते हो। चले तो आई होप सो आप इंजॉय कर रहे होंगे, आप इसको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे यार, और करते रहना यार, क्योंकि देखो आपको थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी एनर्जी उस डायरेक्शन में लेके जानी पड़ेगी कि ये सीरीज आपकी तभी हेल्प करेगी ऑसम वे में, आई गारंटी। ये तो आप मान के चलो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से जो आपके लिए प्लान किया है कि बच्चा न्यूमेरिकल में नहीं फंसेगा, डेरिवेशन में फंसेगा। रही बात जो बेसिक कॉन्सेप्ट होती है, थ्योरी होती है, डेफिनेशन होती है, वो जो कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं और अदर जो चीजें होती हैं वो आप जो भी साल भर आपने पढ़ाई करी, अपने जो नोट्स बना रखे उससे प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहे, टेस्ट देते रहे और वो आपको बढ़िया तरीके से आ जाएगी, ठीक है। जहां भूल सकते हो वहां मैं आपके साथ हूं। तो सबसे पहला डेरिवेशन है, उसने बोला है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का यूज करना है और रिलेशनशिप हमने डिराइव करनी है बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट। समझ गए होंगे आप, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। डेरिवेशन पढ़ लो ध्यान से, बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट होता है। इजीली कैसे कर सकते हो, न्यूमेरिकल भी आ जाता है इस पर, डेरिवेशन तो ऑब्वियसली है ही। स्टार्ट करें अपना ही मिशन आज का। ओके सो देखो बच्चों, अगर वो बोल रहे हैं कि हमें एक रिलेशन डिराइव करना है, मतलब यू हैव टू डिराइव, ठीक है। अगर हम यहां देखें हमें डिराइव करना है, डिराइव रिलेशन, ठीक है बच्चों, किसके बीच में, बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं एंड मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों जो मैग्नेटिक मोमेंट यहां पे निकल के आएगा ना इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होगा मैं आपको बता दूं, वो होता है EL/2m। बेसिकली ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। किसका यूज करके, यूजिंग बोहर्स मॉडल। आपको पता है बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको पढ़ के भी जाएंगे, ऑब्वियसली पढ़ के जाएंगे क्योंकि ये आता है थियोरेटिकली भी अलग से, ठीक है। तो बोहर्स मॉडल का यूज करना है और ये हमने प्रूफ कर देना है। तो कैसे प्रूफ करें सर? बच्चों जब भी आप ये प्रूफ करने जाओ, यानी द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, तो सबसे पहले एक लाइन जरूर लिखना क्योंकि ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के बारे में है। तो हम लिखेंगे लेट एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड, ठीक है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और हम उसको सर्कुलर ऑर्बिट ही मानेंगे ना भाई, उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ऑफ इन अराउंड न्यूक्लियस इन, आप लिख सकते हो इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, इतनी सी एक लाइन लिख लेना बस, आर एंड विद, ठीक है, विद टाइम पीरियड, जो टाइम ऑफ रेवोल्यूशन होगा उसका, विद टाइम पीरियड, ठीक है बॉस, कैपिटल टी मानेंगे आप टाइम पीरियड को, ठीक है। बस इतना लिख लेना है, मजा आ जाएगा। लेट एन इलेक्ट्रॉन, ये वाली लाइन आपने लिख दी, डन। उसके बाद डायग्राम बना देना भाई कि भाई एक न्यूक्लियस होगा, उसके अराउंड एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है आपका और इसके अराउंड आर रेडियस की एक ऑर्बिट होगी और उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा किसी स्पीड v के साथ, और रिवॉल्व करके जब ये एक चक्कर अपना कंप्लीट करेगा ना बॉस, तो उसका टाइम पीरियड हमने कितना माना, कैपिटल टी माना ना, इन अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। यस सर, बिल्कुल। तो दिस इज द सिचुएशन, चूंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या क्रिएट करता है भाई, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। हमें बनाना मैग्नेटिक मोमेंट, हमें बनाना एंगुलर मोमेंटम, बोहर मॉडल का यूज करेंगे तो कर लेते हैं ना यार। देखो कैसे, तुरंत हम लिखेंगे यूजिंग बोहर्स मॉडल, ठीक है, बोहर्स मॉडल, ये आपने तुरंत लिख लेना। क्या बोलता है भाई बोहर्स मॉडल? आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ऑर्बिट में तभी रिवॉल्व कर पाएगा, मतलब वही उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पाएगा जहां पे जो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चों, वो n टाइम्स होता है h/2π के।
क्या आपको बात याद आई? बिल्कुल सर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई दिस इज द सिचुएशन, और ये हमारे को याद रखना है, और ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। इसके आगे क्या जरूरत पड़ेगी वो बताऊंगा मैं, पहले आप समझ लो कि ये है क्या। तो सर बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल आप ये लिख सकते हो, और एल की जगह बच्चों आप लिख सकते हो एम वी आर एंड दैट इज एन एच अपॉन 2 पाई। जहां भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी हम लिख लेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन। जैसे आपको नजर आ रहा है वैसे ही करते जाओ, वैसे ही करते जाओ। और अगर आप देखो हमें एंगुलर मोमेंटम ही चाहिए एल, भाई ये है तो ये रहा, अगर एल ही चाहिए अगर एज इट इज तो ये रहा, और करके मैंने ये भी लिख दिया, अगर इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो इसको भी देख लेंगे। वैसे हमें यही चाहिए, यही वाली इक्वेशन, तो हम ना फर्स्ट इक्वेशन इसी को मान लेते हैं। वो तो चलो और करके मैंने लिख दिया है, भाई ऐसे होता है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ गाइस, नाउ फ्रॉम, आपको पता है आई इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट बनेगी एक पूरे कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन में जब वो अपने एक चक्कर काटेगा, तो दैट इज द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन, दैट इज कैपिटल टी। तो चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का? ई है सर। टोटल टाइम कितना है? टी है सर। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। सर इलेक्ट्रिक करंट क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि जब आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट करंट की वजह से जो सर्कुलर लूप में करंट जा रही होगी उसका होता है द प्रोडक्ट ऑफ करंट इन दैट लूप एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो उसका रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें करंट बहुत जरूरी है, यहाँ पे हमने करंट यहां से निकाल लिया। अब देखो बच्चों, यहां पे आप लिख सकते हो आई इज इक्वल टू ई बाई टी, वेयर टी इज द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। टाइम कैसे निकालते हैं? याद करो, टाइम होता है डिस्टेंस ओवर जो स्पीड है उसकी, यानी उसकी वेलोसिटी। तो ये आप निकाल लेंगे 2 पाई आर, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज 2 पाई आर, और डिवाइड बाय वी। सिंपल, स्टेप बाय स्टेप देखना आप। फर्स्ट इक्वेशन, यहां से करंट आ जाएगी सर, दैट इज ई बाई 2 पाई आर एंड दैट इज बाई वी। तो ये बच्चे हो जाएगा ई वी बाई 2 पाई आर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। इसको एज्यूम कर लेंगे आप अपनी सेकेंड। करंट आ गई सर, बढ़िया सर, करंट आ गई। नाउ गाइज, अब आपने लिखना है, यहां पे देख लेते हैं। कूल। जब आप यहां पे लिखेंगे, देखो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में आपका कंप्लीट डेरिवेशन हो जाएगा, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है भाई। एंगुलर मोमेंटम बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग ये होता है, क्योंकि हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए था तो बिल्कुल डेरिवेशन में चाहिए था। फिर उसके बाद ये रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जिधर को जाएगा उसके अपोजिट आपको पता है कन्वेंशनल जो करंट है वो हम मान लेते हैं। तो करंट को निकाल लेंगे क्यू बाई टी से, और टी निकाल लेंगे डिस्टेंस अपॉन वी, और टोटल डिस्टेंस सर्कल पाथ पे कवर करेगा 2 पाई आर, दैट्स इट। अब देखें, अब नाउ फ्रॉम, हमें पता है जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना भाई, मैग्नेटिक मोमेंट, आप समझ दो बात को, ठीक है। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, दैट इज ऑलवेज ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। जब एक लूप में कोई करंट फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो वो होता है आई इंटू उस लूप का एरिया। बस सिंपल सिंपल मैन, यही करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना है तो करंट की वैल्यू पुट कर दो। देखो यहाँ करंट की वैल्यू कितनी है, देखो ई वी बाई 2 पाई आर, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया ई वी आर बाई 2। बच्चों ये है आपका मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ये भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कभी कभी बोलते हैं इसी को प्रूव करो जी, मैग्नेटिक मोमेंट निकालो इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड रेडियस। तो ये रहा। अब ध्यान से देखो, मेरे को तो एंगुलर मोमेंटम चाहिए। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, अगर बच्चों आप ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन से एंगुलर मोमेंटम अगर मेरे को रिप्लेस करना है तो मैं कैसे रिप्लेस करूंगा? मेरे को पता है जो एल की वैल्यू होती है वो एम वी आर होती है कि नहीं, और एन एच अपॉन 2 पाई भी होता है। तो लेकिन हम एल इक्वल टू एम वी आर से ही काम चला लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें वी इंटू आर चाहिए। तो चूंकि हम लिखेंगे एल इक्वल टू होता है एम वी आर। कूल सर। तो ये जो एम वी आर है, ये वी आर की वैल्यू निकालो तो ये आएगी एल बाई एम, तो ये बन जाएगा वी आर। तो वी आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो गाइज आपका एल बाई एम है, ये पुट करना पड़ेगा। तो कैपिटल एम आपका आएगा ई बाई 2 इंटू एल बाई एम, एंड दैट इज ई एल बाई 2 एम। ये बन गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। सिंपल, सिंपल है कि नहीं? उसने बोला बोहर मॉडल का यूज करो, बिल्कुल। अब अगर एल की वैल्यू पुट करके भी सॉल्व करना चाहते हो तो एल की वैल्यू एन एच अपॉन 2 पाई, यहां पे आप पुट करके इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज यही छोड़ सकते हो। अब अगर आप इसको वैल्यू को पुट करना चाहते हो गाइज, हो गया ये खत्म, फिनिश, 3 स्टेप। तो आप लिखोगे कैपिटल एम इक्वल टू आया आपके पास ई बाई 2m, और L की वैल्यू बोहर के अकॉर्डिंग होती है एन एच अपॉन 2 पाई। तो बच्चों M इक्वल टू आ गया ई एन एच अपॉन 4 पाई एम।
दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। हालांकि ये एन के टर्म्स में है, एच के टर्म्स में है, एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में तो यही होगा EL/2m एंड दिस इज द वे। कुछ भी पूछे, यहां तक प्रूव कराए, ये वाला प्रूव कराए, आपकी मर्जी, आपने प्रूव करा दिया है, आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हो। दिस इज द वेरी फर्स्ट डेरिवेशन एंड वेरी फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो हमारे एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है। बस याद रखना, जब भी कोई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहा होगा, एंगुलर मोमेंटम बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट करंट कैरिंग लूप का I इंटू ए होता है, करंट इंटू उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, सर्कुलर लूप है तो πr²। दोनों को यूज करेंगे, मजा आ जाएगा, डिराइव कर देंगे। मजा आया कि नहीं? यस। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है? तो करते ना बढ़िया तरीके से लिखना, अच्छे से लिखना, अच्छे से नोट्स बनाना, और स्टेप बाय स्टेप एक बार जैसे मैंने पढ़ा दिया ना, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेना, पूरा माइंड में सेट हो जाएगा, गलत नहीं होगा, फुल मार्क्स लेके आओगे, ठीक है? कॉन्फिडेंस बना के रखो मेरे साथ, आप बेस्ट रिवीजन लेके जाओगे अपने फिजिक्स का, और कैसे भी पेपर आएगा 4 डालोगे, यू डोंट वरी। ओके, हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट डेरिवेशन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट? उसका रिवीजन बेस्ट। कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप सब सीख जाओगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आप सब सीख जाओगे, किस तरीके से सॉल्व करना है आप सब सीख जाओगे, डिफिकल्टी लेवल आएगा तो भी हैंडल कर लोगे। सो बने रहना, ठीक है? तो इसमें बोला है स्टेट बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर डिफाइनिंग स्टेशनरी ऑर्बिट्स, यानी बोहर साहब ने जो कंडीशन बताई थी स्टेशनरी ऑर्बिट्स को डिफाइन करने की, वो हमने बतानी है, क्वांटाइजेशन जो कंडीशन थी। एंड हाउ डज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द स्टेशनरी ऑर्बिट। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है? यानी एक तो हो गया बोहर की, बोहर्स कंडीशन, ठीक है? एक तो हमने बनाना है बोहर्स कंडीशन, है ना, टू डिफाइन द स्टेशनरी ऑर्बिट्स। दूसरा इसमें नाम यूज किया, डी ब्रोगली का भी नाम यूज कर लिया। देखो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं है तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग भी उसने पता लगाया है, मतलब आपसे पूछने जा रहा है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द स्टेशनरी ऑर्बिट, वो कैसे करता है तो वो आपने बताना है। तो मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ का आपने कहीं ना कहीं इसमें यूज करना है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले बच्चों आप समझो, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है? जब इसको डिराइव करेंगे यानी इसका जो एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसका जो एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, तो दैट इज योर एक्सप्लेनेशन, ठीक है? तो एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, कैसे स्टार्ट करोगे? तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, ये लिखने का बॉस वहां पे, ओनली इन दोज ऑर्बिट्स। ये आप सबको पता है कि उन्होंने क्या कंडीशन दी थी स्टेशनरी ऑर्बिट्स की, ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम इज n टाइम्स ऑफ h/2π। इंटीजर मल्टीपल होता है h/2π का, इस रेशियो का। ये बताया था कि नहीं? बिल्कुल। कैसे लिखेंगे सर? हम लिखेंगे L = n × h/2π। बच्चों ये आपको बताया था फर्स्ट इक्वेशन, मतलब एंगुलर मोमेंटम जिन ऑर्बिट्स का इंटीजर मल्टीपल होगा h/2π का, उन्हीं ऑर्बिट्स में केवल इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर पाएगा। दोज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। बस ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है? तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द बोहर कंडीशन। अब डी ब्रोगली इसका यूज कैसे करोगे आप? अब बच्चों ध्यान से देखो, नाउ फ्रॉम डी ब्रोगली, ठीक है, वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती थी याद करो भाई, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है h/p। बिल्कुल सर यही होता है। और अगर मैं आपको बता दूं, आप इसको क्या लिख सकते हो, p को मोमेंटम है भाई, mv लिख सकते हो सर, बिल्कुल mv लिख सकते हैं। तो अगर बच्चों हम यहां से mv निकाले तो यह आ जाएगा h/λ। यस, ठीक है? तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ अब आप लिखेंगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपने एक रिलेशन बनाना है। क्या रिलेशन बनाना है? ध्यान से देखो। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये है L = NH/2π, और बच्चों याद करो एंगुलर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं mvr एंड दैट इज NH/2π। अंडरस्टूड? यस। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ mv फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन इनटू द फर्स्ट इक्वेशन, यहां पे पुट करो तो ये आ जाएगा आपका h/λ इंटू r एंड दैट इज NH/2π। बच्चों h से h कैंसिल हो गया, 2π को उधर लेके आओ,
लैम्डा को इधर लेके जाओ तो ये बन जाएगा 2 पाई r इक्वल टू बन जाएगा n लैम्डा। ध्यान से समझना इस रिलेशन को, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब उन ऑर्बिट्स की जो पैरीमीटर होगा ना, देखो 2 पाई r, उनकी जो सर्कमफेरेंस है, उनके जो पैरीमीटर है उसका 2 पाई r होता है ना भाई। जो भी ऑर्बिट होगी, ये ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है आपका, ये ऑर्बिट है, ठीक है, ये इसकी रेडियस r है, तो उसका पैरीमीटर क्या है 2 पाई r। वो n टाइम है, यानी इंटीजर मल्टीपल है ऑफ वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो एक्सप्लेन हो गया। देखो भाई, ये भी इंटीजर मल्टीपल है लैम्डा के, और बोहर के अकॉर्डिंग h अपॉन 2 पाई के इंटीजर मल्टीपल n टाइम इंटीजर मल्टीपल है एंगुलर मोमेंटम, राइट। और यहां पे उसका जो पैरीमीटर होगा डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग वो लैम्डा के यानी वेवलेंथ के n टाइम्स होगा। ये प्रूफ करना है, बस इतना अपने एक्सप्लेन कर देना है इस पहली कंडीशन में। तो उसने आपसे पूछा था हाउ डज द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द स्टेशनरी ऑर्बिट। तो डी ब्रोगली ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है कि उन स्टेशनरी ऑर्बिट का जो भी पैरीमीटर आएगा सर्कमफेरेंस वो n टाइम होगा लैम्डा के, और बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग उन ऑर्बिट्स का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उन ऑर्बिट्स में वो n टाइम होगा h अपॉन 2 पाई के। बस दोनों के अकॉर्डिंग हमने एक्सप्लेन कर दिया आपने, डन 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 डन, दोनों का यूज किया बेस्ट तरीके से। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस डेरिवेशन, यू कैन से ऑफ दिस क्वेश्चन, एक तरीके से, ठीक है। तो डेरिवेशन का भी यू कैन से कि एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है जो आपको पता होना चाहिए थे। नेक्स्ट क्या है बच्चों, उसको सेकंड पार्ट में ना एक क्वेश्चन है वो, लेकिन वो डिराइव करने वाली फॉर्म में है, तो एक डेरिवेशन टाइप का ही है, और वो बहुत आता है। अभी 2024 में भी आया था भाई, वेरी इंपॉर्टेंट मैन। मैं फिर से बोल रहा हूँ 2024 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल आए, डिराइव करने के लिए आए, कुछ भी आए, हम सॉल्व करके आएंगे मस्त तरीके से। पार्ट 2 देख। ओके गाइस, तो देखो एक सिचुएशन उसने दे रखी है ऑलरेडी, क्वेश्चन अगर आप देखेंगे उसने बोला फाइंड द रिलेशन बिटवीन द 3 वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 फ्रॉम एनर्जी लेवल डायग्राम शोन इन द फिगर। तो भाई 3 एनर्जी लेवल डायग्राम है, दिस इज सी, बी और ए, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज ए। 3 एनर्जी लेवल यहाँ पे दे रखे हैं आपको। जब वो इलेक्ट्रॉन, वो बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन आपका सी से बी में आ रहा है तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा ऑब्वियसली। मान लिया वो यहाँ पे है और वो यहाँ से इस पे आता है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा 1 है, अगर वो सी से बी में आ रहा है। फिर अगर वो बी से ए पे आ रहा है, अगर वो बी से ए पे आता है तो वो लैम्डा 2 की एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन अगर वो सी से ए पे आता है तो बच्चों वो लैम्डा 3 की एनर्जी रिलीज कर रहा है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो वो देख सकते हो उसका जो ट्रांजिशन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो बस फ्रॉम द एनर्जी लेवल डायग्राम यूजिंग दिस वी हैव टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। हाउ वी कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये अमेजिंग है बच्चों, आप ध्यान से समझो। ये जो सी एनर्जी लेवल है ये हायर एनर्जी लेवल है, उससे कम ये है, सबसे कम ये है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आपके हायर एनर्जी लेवल से आके उसके लोअर में आता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और वो फोटोन की एनर्जी होती है। और उस एनर्जी को हम कैसे निकालते थे, याद करो, डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा से। यानी अगर इस एनर्जी से इस लेवल पे आ रहा है तो इसकी एनर्जी कुछ होगी EC और इसके नाम से एनर्जी कुछ EB, या अगर वो B वाली से आ रहा है तो EB से EA में आ रहा है, और अगर वो C से A में आ रहा है तो उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस है, एंड दैट एनर्जी डिफरेंस, उसकी वजह से एनर्जी जो रिलीज होती है फोटोनिक एनर्जी होती है, उसी का यूज करेंगे ना भाई, है कि नहीं। कमाल हो गया सर, बिल्कुल। हमें लैम्डा 1, देखो ये दिमाग तुम्हें खुद लगाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट when इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर, ठीक है, वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है ना, इट रिलीज सम एनर्जी, ठीक है। तो दैट इज गिवन बाय, हम लिखेंगे दैट इज गिवन बाय, कैसे सर, डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा के फॉर्मूले से, आप सबको पता है फोटोन के लिए। अब हम लिखेंगे फॉर ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, सी से पहले बी के लिए लिख लेते हैं, सी टू बी। जब वो सी टू बी जाएगा तो सी से बी, तो ये एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या होगा, सी माइनस बी, ये हायर ये लोअर, और इसको एच सी बाई, इस कितनी लैम्डा कर रहा है, लैम्डा 1। बच्चों ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, आसान है, टेंशन नहीं है। फिर लिखो फॉर, जब वो ट्रांजिशन कर रहा है बी से ए, तो जब हम बी से ए जाएंगे तो बी की एनर्जी माइनस ए की एनर्जी और इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, देखो कितनी रिलीज करता है बी से ए जाने पे, लैम्डा 2, तो इसको लैम्डा 2 लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। एंड सिमिलरली गाइज हम लिख देंगे फॉर जब वो सी से डायरेक्ट ए पे जाएगा तो हम लिखेंगे ई सी, उन्हीं का एनर्जी डिफरेंस ले लोगे ना यार, उन्हीं का ले लोगे ऑब्वियसली, तो आप लिखोगे एच सी बाई लैम्डा 3 एंड दिस इज योर
थर्ड इक्वेशन। ओ ग्रेट। अब आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत वाली बात ये हो सकती है कि सर हमें तो केवल लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 चाहिए, सबको एलिमिनेट कैसे करना है? बच्चों ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये है EB माइनस EA, ये है EC माइनस EB। अगर मैं थर्ड इक्वेशन से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट कर दूं इससे इसको, तो क्या मिलेगा? देखो क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि EB माइनस EA लाना है मैंने। देखो क्योंकि देखो इसमें EC कॉमन है, EC दो बार कॉमन है तो उसको हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, है ना, सब्ट्रैक्ट, हम यहां से लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम कहां से, थर्ड इक्वेशन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे ये वाली EC माइनस EA, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस EC और माइनस माइनस प्लस तो EB हो जाएगा, और इक्वल टू पहले ये लिखेंगे SC बाई लैम्डा 3 माइनस SC बाई लैम्डा 1। ठीक है, EC कैंसिल, तो ये बचेगा देखो EB माइनस EA बच गया, और यहाँ बचा बच्चों आपका SC कॉमन ले लो, 1 बाई लैम्डा 3 माइनस 1 बाई लैम्डा 1, ये बच गया आपका, है ना। और अगर आप ध्यान से देखो ये और ये वाली साइड सेम हो गई कि नहीं? तो नाउ फ्रॉम, इसको मान लो आ गया फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब आप लिखेंगे बच्चों यहां पे, नाउ यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, है ना, दिस इज सेकंड एंड फोर्थ, इक्वेट करना है हमें, पता लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम लिखेंगे HC बाई लैम्डा 2 इक्वल टू HC, यहां पे आ गया 1 बाई लैम्डा 3 माइनस 1 बाई लैम्डा 1, ये पूरा कैंसिल। अब तो सॉल्व कर ही सकते हो ना यार, कर लेंगे सर। 1 बाई लैम्डा 2 इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 3 माइनस 1 बाई लैम्डा, ये माइनस वाला इधर लेके आओ, प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 बाई लैम्डा 3, या तो यहीं पे छोड़ दो, यही आंसर। ये एलसीएम ले लो यार, एलसीएम लोगे तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, देखो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये बनेगा 1 बाई लैम्डा 3, इसको देखो भाई क्रॉस व्रॉस करके रिवर्स कर लो, तो ये बन जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। वैसे तो ये करो, अगर पूछ रहा है याद तक प्रूव करो तो करना है, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ सकते हो। हमें तो सब कुछ एलिमिनेट करना था, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लाना था, और मेन तो उसका कंसेप्ट है कि कैसे सॉल्व करना था। सॉल्व देख लो आपके सामने, एवरीथिंग जो भी यहाँ पे आपको आना चाहिए सब कुछ आपके सामने है। ठीक है जनाब, कर लेंगे आप। तो दिस इज द वे कि आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड। आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इनकी, और आप क्वेश्चन करके आएंगे। मैं फिर बोल लूँ, ये ऐसा क्वेश्चन है ना, ये पर्टिकुलर, ये जेईई मेंस में भी आया लास्ट ईयर, मतलब कुछ एग्जाम्स में आप देखेंगे, कुछ लास्ट ईयर के एग्जाम्स में, जेईई मेंस में भी, नीट में भी, और बोर्ड एग्जाम में भी। कमाल हो गया भाई, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर एग्जाम में ही आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। एक लास्ट का डेरिवेशन करूंगा, उसी डेरिवेशन में मल्टीपल डेरिवेशन है, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा मैं क्या करने वाला हूं। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग वो लास्ट की सिचुएशन, अब ये 3 सिचुएशन ऐसी डिस्कस करिए जिनसे रिलेट करके कहीं ना कहीं डेरिवेशन जरूर पूछे जाते हैं, रिलेशन बिल्ड करने के क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिर जितने भी हम फॉर्मूले पढ़ रहे हो, जो मैं सेलेक्टेड आपको चैप्टर्स बताऊंगा लास्ट में, उनके न्यूमेरिकल भी तो हम डिस्कस करेंगे। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जानने वाले हो, आप टेंशन मत लो, बस आप नोट्स बनाते रहो, उसको एक बार यहां पढ़ने के बाद अपने आप फिर जरूर प्रैक्टिस करना, जिससे आपके माइंड में सेट हो जाए हर चीज। ओके बच्चों, लास्ट डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार आता है, और इसी में बहुत सारे डेरिवेशन इन्वॉल्व है ना, मल्टीपल पार्ट्स हैं, तो कुछ भी पूछेगा हम कर सकते हैं आराम से, अगर आप ध्यान से समझ लोगे। क्या है सर? यूजिंग बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ द एटॉमिक मॉडल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth, समझ गए, nth इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द बोहर रेडियस। अच्छा, बोहर रेडियस का आपने nth जो उसकी रेडियस होगी, है ना, उसका डेरिवेशन करना है एक तरीके से, है ना, वो आप ध्यान से समझे। तो क्या करेंगे सर, किस तरीके से निकालेंगे? तो बच्चों ध्यान से देखो, जब भी आप बोहर पोस्टुलेट्स की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू बोहर्स, यूजिंग बोहर्स पोस्टुलेट, ठीक है, तो ये आपने क्या ध्यान रखना है, यही बात कर रहा है ना वो, बोहर्स पोस्टुलेट्स की ही बात कर रहा है। उसका यूज करके आपने जो भी इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी ऑर्बिट में जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उसकी कोई रेडियस होगी, कोई nth ऑर्बिट होगी, वेलोसिटी होगी, एनर्जी होगी, सब कुछ तो होगा। तो आपने बोहर मॉडल का यूज करना है, बोहर पोस्टुलेट्स का यहाँ पे यूज करना है बच्चों। अब वो कैसे करेंगे? तो हम मान लेंगे कि लेट एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, है ना, इन अ सर्क्यूलर ऑर्बिट, ये आपने लिख लेना है, ठीक है, अराउंड न्यूक्लियस, ये आप मान के चले, ठीक है, ऑफ रेडियस r, ठीक है, विद
स्पीड उसकी जो होगी v। इतना लिख दिया, ठीक है सर, सफिशिएंट है, इतना लिखना है, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, उसका डायग्राम बना लेंगे सर, स्टेप बाय स्टेप देखने का बॉस, दैट इज स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे आपने इतना सा लिखा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन लेना है, वो न्यूक्लियस के अराउंड उसकी रेडियस में, न्यूक्लियस मान लो यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट और ये r रेडियस है, और हमें पता नहीं, देखो भाई न्यूक्लियस के बाहर तो बहुत सारी ऑर्बिट है ना, हम nth ऑर्बिट मानेंगे, कोई nth नंबर की ऑर्बिट मानेंगे, हमें नहीं पता कौन सी ऑर्बिट है, तो उसकी रेडियस भी हम rn मान लेंगे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा जब वो यार रिवॉल्व करेगा उसकी स्पीड भी हम vn मान लेंगे, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो nth ऑर्बिट है जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है। आप समझ गए, इस तरीके से ऐसे ऐसे घूम रहा होगा घूम रहा होगा। और आपको पता है जो न्यूक्लियस होता है ना चांदी, ये न्यूक्लियस, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके चार्ज को हम Q1 मानेंगे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्जेस को Q2 मानेंगे। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ ड्यू टू अट्रैक्शन, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। यह कमाल हो गया सर, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों जब भी रेडियस निकालनी है, आपको कुछ भी समझ में ना आए तो एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, मतलब उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, राइट, एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल प्रोवाइड दैट इलेक्ट्रॉन अ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे कोई भी पार्टिकल तभी रोटेट मूव कर सकता है, सर्कुलेट कर सकता है जब उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगे, और वो कहीं ना कहीं से तो आएगा, और सिचुएशन क्या है यहाँ पे आने की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डन, चलो तो हम लिखेंगे नाउ एज वी नो दैट, ये पूरा लिखना, वी नो दैट है ये ठीक है, एज वी नो दैट हियर required centripetal force is given by electrostatic force। ये सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू दिया जाएगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है सर, के Q1 Q2, ये लिख लो बिना सोचे समझे, और जो आर ले रहे हो वो आर nth लेना, तो यहाँ पे mv² होता है तो mv भी nth लेना, और ओवर rn, यही होता है, सबको पता है, सबको पता है, मचा डालेंगे। rn एक कैंसिल हो गया सर, हमें rn ही चाहिए, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ से rn, ये एक कैंसिल, एक इधर जाएगा, इसको नीचे लेके आओ, तो बच्चों rn आपके पास बचेगा यहाँ पे k Q1 Q2 अपॉन दैट इज mvn का स्क्वायर, ये बचेगा। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, ओके, तो rn को ध्यान से देखेंगे तो बच्चों k आपको सबको पता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, के को एज इट इज रखेंगे आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपका ये कांस्टेंट होता है प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। तो के और Q1 चार्ज क्या है न्यूक्लियस पे, और न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा बॉस, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन का चार्ज होगा, ऑब्वियसली एक प्रोटॉन का नहीं, बहुत सारे प्रोटॉन है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उनके एटॉमिक नंबर Z से, तो भाई Z के टर्म्स में देख लेंगे, Z से मल्टीप्लाई किया, और एक चार्ज है, और जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज सेम होता है मैग्नीट्यूड में, तो ये आपने याद रखने का, तो मैं E लिख रहा हूं, तो दैट इज E, ठीक है, और ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो तो E ही है, और डिवाइड में हो जाएगा mvn का स्क्वायर, तो बच्चों rn आपका आ जाएगा kZe², और बाद में आएगा mvn का स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एक्चुअली rn चाहिए लेकिन vn दोनों वेरिएबल है, vn भी नहीं पता, वो निकालनी पड़ेगी ना भाई, तब rn फाइनली आएगा हमारे पास, ठीक है। अब क्या करें सर, अब हो गया काम भाई, अब तो वही यूज करेंगे ना जो हमने यूज करना है, बोहर पोस्टुलेट, तो हम यूज करेंगे यूजिंग बोहर्स पोस्टुलेट्स। क्या कौन सा पोस्टुलेट्स यूज करें सर हम बोहर का, याद करो बच्चों, आप सबको पता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज NH/2π, कितनी बार रिवाइज कर लिया आपने, और L को आप क्या लिखोगे, mvn rn इक्वल टू NH/2π। बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो यहां से vn निकाल लिया जाएगा, और बच्चों vn आपका आ जाएगा NH/2π, और ये आ जाएगा m, और यहाँ पे बचेगा rn, ठीक है। vn निकालेंगे ना हम यहाँ से, क्योंकि हमें vn को रिप्लेस कर देना है, तो दिस इज rn एंड दिस इज NH/2π, ये सब कुछ आ गया। नाउ पुट दिस वैल्यू इन द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, पुट दिस इन फर्स्ट इक्वेशन। तो जब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या बनेगा यार, तो यहाँ पुट करेंगे ना सर, देखो rn इक्वल टू आएगा बच्चों kZe² डिवाइड में m, और इसकी जगह पूरा ये पुट करेंगे NH/2πm, ठीक है, rn,
और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो जो नीचे वाले टर्म्स है ऊपर जाएंगे, ये तो पता है। और देखो इसको आप लिख सकते हो, दैट इज के जेड ई स्क्वायर। नीचे वाले टर्म्स ऊपर जाके 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका पूरे का होल स्क्वायर है, और आर एन का स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड में नीचे बचेगा m, ठीक है, और m भी तो जाएगा ऊपर, दिस इज m स्क्वायर, ओके। और नीचे बचेगा m और बचेगा n का स्क्वायर और बचेगा बच्चों h का स्क्वायर। आई थिंक यही बचेगा। तो आप ध्यान से देखो, हमें rn और n से मतलब है, मतलब हमें रेडियस निकालनी इन टर्म्स ऑफ n, nth ऑर्बिट जो है उसकी। तो यहां पे कैंसिल क्या हो रहा है, एक मास कैंसिल हो रहा है और एक rn कैंसिल हो रहा है। तो जो भी बचा बाकी वो सब कांस्टेंट है, और हमें उसको निकाल लेना है rn की वैल्यू। तो जब यहां से आप rn निकालेंगे गाइस, ये थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी। देखो अब ये वाला rn तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक rn बचेगा, तो ये वाली नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो हम जब यहाँ निकालेंगे तो ले जाएगी n स्क्वायर h स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा देखो, के जेड ई स्क्वायर इन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर, और एक m भी बचेगा क्योंकि एक m कैंसिल हो गया है। तो यहाँ बस लिखेंगे हम 4 पाई ई स्क्वायर जेड के ई स्क्वायर m इंटू नोट इंटू ये आ जाएगा r इंटू एन। यस, एक आर एन बचेगा। बस हमें निकालना है आर एन। तो बच्चों आर एन आ गया आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड में 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। रट नहीं सकते, आपको समझना पड़ेगा, आपको प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्या है भाई। आर एन को अगर आप ध्यान से देखो, जो उसकी nth ऑर्बिट की जो रेडियस है ना भाई, वो जो ऑर्बिट का नंबर होगा, देखो एन स्क्वायर, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी सब कांस्टेंट है। एच 4 पाई के जेड ई एम एवरीथिंग इज कांस्टेंट। मतलब फ्रॉम हियर कहां लिखूं, यहां लिखते हैं। यहां से आप बता सकते हो जो रेडियस है वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर देखो, और जेड के क्या है, जेड कहां गया भाई, जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई जेड के क्या है, तो जेड के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, तो जेड की वैल्यू 1 लेके चलेंगे। तो हम ये इस पे फोकस कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो दिस इज द डेरिवेशन, दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन एक्चुअली। तो आराम से कर लेंगे। यहां पे स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ भी मैटर नहीं करता, उसके बाद लिटिल बिट कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये तो रहा जो हमारे से वो डिराइव करा रहा था बच्चों, हमारे से ये डेरिवेशन करने के लिए वो बोल रहा था, पूछ रहा था कि भाई इसको डिराइव कर लो, ठीक है भाई। तो डिराइव कर लिया हमने। अब अगर वो पूछ लेता है कि उस nth ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी का डेरिवेशन बताओ, तो बच्चों वो ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे वेलोसिटी जो हमारे से पूछ रहा था, ये रहा देखो, ये जो इक्वेशन बनी थी, इस इक्वेशन को अगर आप, ये फर्स्ट है, इसको आप सेकंड मान के चलो, ठीक है। तो जो आर एन की वैल्यू आई ना यहां से निकल के, ये आर एन वापिस सेकंड में पुट करोगे यहां पर, तो वेलोसिटी का डेरिवेशन आएगा। उससे आगे आप खुद इसको कर सकते हो, तरीका मैंने बता दिया है, उससे आगे खुद आप इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो वी एन भी आ जाएगा। अब रही टोटल एनर्जी कितनी होगी सर इसके पास, बच्चों याद करो, टोटल एनर्जी होती थी -13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होती थी कि नहीं, ये होती थी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, क्योंकि जेड मैंने 1 ले लिया है। तो ये आई कैसे होगी, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये नेक्स्ट डेरिवेशन है। 3 पार्ट हो गए इसके। हमारे से पूछेगा रेडियस, प्रूफ कर दिया। हमारे से पूछेगा वेलोसिटी, रेडियस उठा के यही पुट कर देंगे, तो डायरेक्ट दिख भी रहा, आप कर भी लेंगे। फिर नेक्स्ट अगर पूछ ले कि एनर्जी भी डिराइव करो, एनर्जी तक डिराइव करो, तो बच्चों एनर्जी तक क्या डिराइव करोगे, आपको काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी हाफ एम वी एन का स्क्वायर, वी एन यहां लिख के, प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है दो चार्ज के बीच की क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, के Q1 Q2 अपॉन आर एन। वही Q1 Q2 की वैल्यू पुट करके, आर एन की वैल्यू पुट करके, इसको सॉल्व करके ये आएगा। अगर इससे आगे पूछेगा, है ना, डिपेंड करेगा, तरीका मैंने आपको बता दिया, बट यहां तक हमारे से पूछा था कि ये प्रूफ करो, तो हमने बच्चों प्रूफ कर दिया। एक बार आप चेक कर लेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर नजर आ रही है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज, ये जो आर एन का फॉर्मूला है ना, एन, अगर मैं एन की वैल्यू 1 ले लूं, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं, पहली एच की भी पता है 4 तो कांस्टेंट है, पाई भी पता है, के की वैल्यू पता होती है, जेड 1 मान लिया हमने, ई की चार्ज है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो पुट कर दो, आर एन की वैल्यू आप निकाल सकते हो। न्यूमेरिकल जो डेटा होता है वो भी आप निकाल सकते हो यहां से, न्यूमेरिकल डेटा, यानी वो न्यूमेरिकल डेटा आर एन की जो वैल्यू आएगी लगभग 5.29 × 10⁻11 मीटर, ये लगभग आती है ना।
तो याद रख लेना, वैसे ज़्यादा आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इतना ही अगर आपने कर लिया तो दैट इज सफिशिएंट, ठीक है, इतना आप डिराइव करेंगे। तो बच्चों एटम से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी मैंने डिस्कस कर ली हैं। जो डिफिकल्ट होती है बच्चों के लिए कैलकुलेशन करने में, डिराइव करने में, बार बार करना पड़ता है, वो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है। इसको आप फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, एक बार खुद से करें मेरे से पढ़ने के बाद, फिर बताना मेरे को आया कि नहीं आया। 100% आएगा, पक्का आएगा, और न्यूमेरिकल भी आपका इंतजार कर रहे हैं, डोंट वरी। बस स्टेप बाय स्टेप चलो, ये मत देखो कि समय कितना बचा है, ये देखो कि हम प्रैक्टिस किस लेवल पे कर रहे हैं। वो रिवाइज जो हमने करना था लास्ट मोमेंट में, जो बेस्ट रिवीजन हमारे को चाहिए था क्लास 12 बोर्ड्स के लिए, वो किस लेवल पे कर रहे हैं, उस पर फोकस करो ना कि कितने दिन बचे हैं। बस उनको देखते रहो कि मैं हर दिन कितना कवर कर रहा हूं। जैसे यहां से फिजिक्स कर रहा हूं, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ, जिसका बायो है वो बायो कर रहा है। अंडरस्टूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपना एक पोर्शन आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, जो वीक लगता था, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको थोड़ी सा टाइम तो देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप इसको समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट, इसके लास्ट पार्ट में मिलूंगा मैं आपको न्यूक्लियर, जिसमें ज्यादा कुछ है नहीं है, मैक्सिमम पार्ट उससे डिलीटेड है, जो रिमेनिंग है उसी की हम बात करेंगे। ओके बच्चों, तब तक मुस्कुराते रहे और अपनी मेहनत करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन ढूंढे, उसका आंसर ढूंढे, और फिर वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। और हाँ, रिटन प्रैक्टिस जरूर करनी है, रिविजन करने का सबसे बेस्ट तरीका रिटन प्रैक्टिस, बेस्ट तरीके से करनी है। ओके, ऑल द बेस्ट।